दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला कोर्ट में आज काफी गहमागहमी का माहौल था। सुबह से ही लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। कोर्ट के बाहर, कोर्ट के अंदर तमाम मीडिया कर्मी, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों, चाहे सोशल मीडिया के हों, सारे मीडिया कर्मी उपस्थित हो चुके थे। हर व्यक्ति ये जानना चाहता था कि आज जिस बहुचर्चित केस के बारे में सजा सुनाने वाली हैं जज साहिबा, इस केस में क्या होता है। क्या उस व्यक्ति को सजा होता है या उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। शहर का हर व्यक्ति आज इस केस के बारे में अपनी निगाहें जमाए हुआ था। हर व्यक्ति ये जानना चाहता था, इसलिए कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर काफी गहमा गहमी मची हुई थी। दोस्तों, ये केस अपने आप में एक अलग ही तरीके का केस था। कोर्ट में जो कसूरवार ठहराया गया था, जो व्यक्ति कसूरवार के तौर पर कोर्ट में खड़ा था, वो उस महिला का पति था, जो महिला जज के चेयर पर बैठी हुई थी। यानी कि जो जज साहिबा थी, अपने ही पति को सजा सुनाने वाली थी। दोस्तों, काफी अलग किस्म का केस है, काफी अलग टाइप की कहानी है। इस कहानी को विस्तार से जानने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। काफी इमोशनल, काफी दर्द विदारक और काफी मोटिवेशनल स्टोरी है। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है जबलपुर। जबलपुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक व्यक्ति, जिनका नाम होता है विश्वनाथ भदौरिया। विश्वनाथ भदौरिया एक किसान होते हैं। उनके पास काफी खेती बाड़ी होती है, जिससे उन्हें काफी अच्छी इनकम होती है। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनकी 2 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी जिसका नाम अंजू होता है। दोनों बेटियां पढ़ने लिखने में काफी होशियार होती हैं, पढ़ने लिखने में काफी तेज होती हैं। खास तौर से जो बड़ी बेटी होती है अंजू, अंजू से बचपन में ही जब उसके माता पिता पूछते हैं कि बेटी तुम पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती हो, तो बचपन में ही जब अंजू 4-5 साल की थी, तभी अपने माता पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे तो पढ़ लिख करके और एक जज बनना है, और जज बन करके मुझे लोगों को सजा देना है। जब ये बातें उस छोटे से बच्चे का उसके माता पिता सुनते हैं तो काफी हंसते हैं, काफी खुश होते हैं कि बेटी का अभी से सपना है जज बनने का। जब रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग भी जब ये बातें उसे करते हैं तो हमेशा वो यही कहती थी कि मुझे तो पढ़ लिख करके एक जज बनना है और लोगों को सजा देना है। लोग जब उसकी बातें सुनते हैं तो काफी खुश होते हैं और धीरे धीरे वो उसी रास्ते पर चलना शुरू हो जाती है। और जब 10th क्लास काफी अच्छे नंबरों से पास करती है, तब भी उसके माता पिता जब उससे पूछते हैं तो यही कहती है कि मुझे तो एक जज बनना है। 12वीं क्लास काफी अच्छे नंबरों से पास करने के बाद वहीं के जबलपुर के रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेती है और काफी अच्छे तरीके से ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने लग जाती है। जिस क्लास में वो पढ़ती थी, उसी क्लास में उसी के साथ एक लड़का पढ़ता था, जिसका नाम था अजय। अजय भी पढ़ने लिखने में काफी होशियार था और अजय का भी दिलो दिमाग में सिर्फ यही था कि उसे भी एक पढ़ लिख करके प्रशासनिक अधिकारी बनना है। वो भी काफी पढ़ने लिखने में होशियार था और जब दोनों बच्चे पढ़ने लिखने में ठीक ठाक होते हैं तो आपस में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, इन दोनों को भी पता नहीं चलता है। अंजू और अजय दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं और बात यहाँ तक आ जाती है कि दोनों अब शादी करने के बारे में सोचने लगते हैं। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि अपने अपने घर में चल करके बता दिया जाए। और जब दोनों अपने अपने घर में जाते हैं तो घर वाले भी आपस में बातचीत करते हैं और दोनों पढ़ने लिखने में काफी होशियार थे। दोनों का घर परिवार काफी अच्छा था, तो घर वाले भी मना नहीं करते और इन दोनों की शादी करा दी जाती है। अंजू ग्रेजुएशन तब तक कंप्लीट कर ली होती है और जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है, शादी होकर के अपने ससुराल में जाती है। ससुराल में उसकी काफी इज्जत की जाती है, काफी मान मर्यादा से उसे रखा जाता है। लेकिन ससुराल में जाने के बाद वो अपने सास ससुर से कहती है कि मुझे तो पढ़ना है और पढ़ करके मुझे एलएलबी करना है, मेरा सपना है एक जज बनने का। उसे रोका नहीं जाता है और उसका फिर वहीं रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में ही एलएलबी में एडमिशन करा दिया जाता है और वहां से वो एलएलबी करने लग जाती है। और इधर जो अजय होता है वो भी प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता है, वो भी कोचिंग वगैरह करने लग जाता है, वो भी तैयारी करने लग जाता है अपना कंपटीशन वगैरह का, और दोनों पढ़ाई लिखाई काफी अच्छे से करने लग जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है, इसका एलएलबी कंप्लीट हो जाता है, 3-4 साल के समय लगता है। इस बीच में जो अजय होता है उसका जो झुकान अंजू से थोड़ा हट जाता है। अजय अब एक दूसरी लड़की को चाहने लगा था और उसी के साथ अपना टाइम स्पेंड ज्यादा करने लगता है। अब वो घर बहुत कम आता था, कई कई दिनों तक बाहर रहने लगता है और जब घर आता है तो अंजू के साथ लड़ाई झगड़े करने लग जाता है। बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि अब दोनों एक दूसरे से कई कई दिनों तक बातें नहीं करते हैं
और जब अजय 4-5 दिनों तक घर आता नहीं है तो घर वाले परेशान हो करके उसे ढूंढने लगते हैं। लेकिन बाद में जब इधर उधर से पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि वो एक लड़की के प्यार में फंसा हुआ है और उसी के घर रहता है, उसी के पास रहता है। जब अंजू को ये बातें पता चलती है तो अंजू काफी दुखी हो जाती है और एक दिन अजय जब आता है तो उसे समझाती है कि देखो अजय, इन सब चीजों के चुंगल में मत फंसो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और हम प्यार करने के बाद हम लोगों ने दोनों ने शादी किया है और इस तरह से तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। किसी और लड़की के चक्कर में तुम फंसोगे, तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और ये काम मत करो। हम पति पत्नी हैं और हम दोनों को साथ रहना चाहिए। अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, इस समय मेरी मानसिक स्थिति खराब नहीं होना चाहिए। मुझे अच्छे तरीके से रखना चाहिए तुम्हें कि मैं अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई करके अपनी कंपटीशन की तैयारी करूं और तुम्हें भी अपनी कंपटीशन की अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहिए। लेकिन तुम इस किस चक्करों में फंस गए हो, इस चक्करों से बाहर निकल जाओ, नहीं तो हम लोग का पूरा दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अजय उसकी बातें नहीं मानता है और अजय तो उसके प्यार में इस तरह से उस लड़की के प्यार में पागल हो गया था कि अब अंजू की कोई भी बातें नहीं मानता है। कई कई दिनों तक घर नहीं आता है और इस वजह से अंजू काफी परेशान रहती है। बार बार अजय को समझाती है लेकिन अजय समझने के लिए तैयार ही नहीं था। अजय के माता पिता भी जब उसको समझाते हैं तब भी वो किसी की बातें नहीं मानता है और जब घर 3-4-5 दिनों के बाद जब एक दिन आता है तो उस दिन भी अंजू के साथ नहीं रहता है और दूर एक चारपाई पर लेटता है और जब अंजू कुछ बातें कहती है तो उसे मारपीट करने लग जाता है। यहाँ तक कि अब अजय तो नशा भी करने लगा था, शराब पी करके घर आने लगा था। अंजू काफी परेशान हो जाती है। उसके बाद अपने माता पिता से एक दिन कहती है कि देखिए, ये ऐसा ऐसा काम कर रहा है, न मैं अपनी कंपटीशन की तैयारी कर पा रही हूँ और न ही कुछ कर पा रही हूँ। ये दूसरे लड़कियों के चक्कर में फंसा हुआ है और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता है। मैं अब आप लोगों के पास आना चाहती हूँ। तभी उसके जो माता पिता होते हैं समझाते हैं, कहते हैं बेटी वो तेरा ससुराल है, थोड़ा 1-2 बार उसे समझाने की कोशिश कर, तुम्हारा पति है जरूर समझ जाएगा। तुम यहाँ आ जाएगी, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कोई फायदा नहीं। उसे समझाओ, उसके साथ ही रहने में तुम्हारी भलाई है। अंजू एक बार फिर ट्राई करती है, फिर उसको काफी समझाती है और सोचती है कि ये समझ जाएगा, सुधर जाएगा, लेकिन वो सुधरने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन अंजू को काफी मार देता है, काफी पिटाई उसकी कर देता है। अब अंजू से बर्दाश्त नहीं होता है तो अंजू घर को छोड़ करके और अपने माता पिता के घर चली जाती है। रो रो करके अपने माता पिता को वहां की सारी बातें बताती है और कहती है ऐसी ऐसी बात है, वो किसी और लड़की के साथ रहता है और मुझे अपने साथ नहीं रहने देना चाहता है, इसलिए मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। अंजू अपने माता पिता के साथ ही रहने लग जाती है और अपने पति अजय को तलाक की नोटिस भिजवा देती है और थोड़े दिनों के बाद इन दोनों के बीच में तलाक मंजूर हो जाता है, क्योंकि अजय भी यही चाहता था कि अंजू के साथ उसका तलाक हो जाए और दोनों का रास्ता अलग हो जाए, क्योंकि अजय तो किसी और लड़की के चक्कर में फंस चुका था और इतना बुरी तरह से फंस चुका था कि अब वो उसको छोड़ नहीं पा रहा था। और इन दोनों में जब तलाक हो जाता है तो दोनों की जिंदगी अलग अलग हो जाती है और अंजू अपने माता पिता के पास ही रह करके अपनी LLB की तैयारी कंप्लीट कर लेती है। LLB जब उसका कंप्लीट हो जाता है तो वहीं के कोर्ट में बार काउंसिल में रजिस्टर करा करके और अपना तैयारी करने लग जाती है, कंपटीशन की तैयारी करने लग जाती है और वहीं जो कोर्ट होता है कोर्ट में ही जाकर के और प्रैक्टिस भी करने लग जाती है। 1-2 साल का समय बीतता है और 1-2 साल के बाद वो फाइनली जब जज का एग्जाम देती है तो उसमें सेलेक्ट हो जाती है। जब जज बन जाती है तो उसके माता पिता ये जान करके काफी खुश होते हैं कि अब हमारी बेटी तो जज बन चुकी है। और जज बनने के बाद वो जगह जगह इधर उधर दूसरे दूसरे शहरों में पोस्टिंग होती रहती है। तकरीबन 5-6 सालों के बाद उसकी पोस्टिंग फिर जबलपुर में ही होती है। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसकी पोस्टिंग होती है और वो इस यहाँ पर जज बन करके आ जाती है। इधर जो अजय था उस लड़की के चंगुल में इतनी बुरी तरह से फंस चुका था। जब अंजू से उसका छुटकारा मिलता है तो काफी खुश होता है। काफी दिनों तक 2-3 सालों तक जो लड़की के उसके साथ थी उसके साथ काफी एंजॉय लेता है, काफी मौज मस्ती कर लेता है। शादी नहीं करता है लेकिन दोनों लिव इन रिलेशन में रहते हैं और एक फ्लैट लेकर के और काफी अच्छे तरीके से उसके साथ अपनी जिंदगी काटता है। लेकिन वो लड़की जो थी काफी चालाक थी, काफी चतुर थी। वो धीरे धीरे अजय के ऊपर दबाव बनाने लगती है, या तो तुम मुझसे शादी करो, नहीं तो तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी मेरे नाम कर दो। अजय इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं होता है। उसे समझाता है और कहता है कि हर चीज तो तुम्हारा मैं पूरा कर रहा हूँ, तुम्हें जो चीज चाहिए हर चीज खरीद करके दे रहा हूँ, गाड़ी घोड़े से लेके हर चीज, तुम्हें फ्लैट तक खरीद करके मैंने दिया है। क्योंकि अजय के माता पिता काफी अमीर आदमी थे, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, इसलिए अपने माँ बाप से पैसे लेकर के उस लड़की के लिए फ्लैट भी खरीद करके उसने दिया था।
और उसी फ्लैट में अजय और वो लड़की लिव इन में रहते थे। लेकिन जब वो लड़की बाद में अजय के ऊपर प्रेशर डालने लग जाती है कि नहीं, या तो पूरी प्रॉपर्टी जो तुम्हारे नाम पर है मेरे नाम कर दो, नहीं तो मुझसे शादी कर लो। लेकिन अजय शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है और ये समय धीरे धीरे जब बीतने लगता है तो अजय एक दिन काफी तंग आ जाता है। उससे तंग आने के बाद उसी अपने फ्लैट में ही उसका गला दबा करके उसको मार देता है। और जब उसकी मौत हो जाती है, गुस्से में वो पहले तो नहीं सोच रहा था कि इसको मारूं, लेकिन उसके साथ इतना लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि उसका गला उसके हाथ से दब जाता है और दबने के बाद उसकी मौत हो जाती है। और जब वो मौत हो जाती है तो अजय काफी परेशान हो जाता है। अब सोचता है अब क्या करूं, उसके सिर से पसीने टपकने लग जाते हैं। और तभी उसके घर वालों को जब पता चलता है, उसके घर वाले बगल में ही घर होता है और भाग करके आते हैं और देखते हैं कि अजय ने इसकी मौत कर दिया है, इसको जान से मार दिया है। तो अब घर वाले सोचते हैं कि अगर हम पुलिस को नहीं बताएंगे तो पुलिस हमको भी पकड़ करके ले जाएगी, तो इससे अच्छा है कि हम लोग पुलिस को बता दें। और वो लोग पुलिस को बता देते हैं, पुलिस आती है और अजय को गिरफ्तार करके लेकर के चली जाती है। अजय को जेल में ले जाकर के बंद कर दिया जाता है और फिर इसका केस चलने लग जाता है। फाइनली कई दिनों तक केस चलता है और केस चलने के बाद इसको कसूरवार ठहरा दिया जाता है। लेकिन उस दिन जो जज साहिबा थी इस केस के बारे में निर्णय देने वाली थी। कोर्ट में तमाम लोग इकट्ठा थे, दोनों तरफ के जो वकील थे वो बहस कर रहे थे और जज साहिबा अपनी कुर्सी पर बैठ करके दोनों वकीलों का बहस सुन रही थी। जब बहस खत्म हो जाता है तो जज साहिबा कहती हैं कि आप लोग अपनी अपनी फाइलें मेरे टेबल पर ले आकर के दे दीजिए। दोनों जो वकील होते हैं वो फाइलों को जज साहिबा के पास दे देते हैं। जज साहिबा जो अंजू थी उस दोनों फाइलों को चेक करती हैं, देखती हैं। जितने भी गवाह थे सारी चीजों को जब सुनने के बाद फाइनली जो जज साहिबा थी वो अपना डिसीजन सुनाना चाहती हैं। वहां पर जो कोर्ट में जो लोग इकट्ठे थे वो यही सोच रहे थे कि ये तो पति पत्नी है दोनों, देखते हैं क्या ये जज साहिबा अपने पति को सजा सुनाती हैं या इसको ऐसे छोड़ देती हैं। हर व्यक्ति यही जानना चाहता था, इसलिए उसके कोर्ट में इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। लेकिन सारी चीजें सुनने के बाद जज साहिबा जो अंजू होती हैं कहती हैं कि तुमने गुनाह किया है, तुमने खून किया है, एक महिला का खून किया है और इस वजह से तुम्हें सजा सुनाया जाता है और तुम्हें सजा के तौर पर उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। ये जैसे ही वो सुनता है अजय अजय के सिर से पसीने छूने लग जाते हैं। अजय परेशान हो जाता है, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं क्योंकि अजय अभी तक सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए अंजू के साथ 1-2 सालों तक मैं रहा हूं और हम लोग दोनों पति पत्नी के तौर पर रहे हैं, जरूर वो मुझे माफ कर देगी, हमारी सजा जरूर माफ करेगी। लेकिन जब उसकी पत्नी अंजू उसको सजा सुनाती है, उम्र कैद की सजा सुनाती है, तो उसकी हालत खराब हो जाती है और वो अंजू से बात करना चाहता है। लेकिन सजा सुनाने के बाद अंजू अपने चेयर को छोड़ करके और चली जाती है और फिर पुलिस वाले आते हैं और उसको लेकर के चले जाते हैं। दोस्तों जो कोर्ट में जो लोग उपस्थित थे उनके दिलो दिमाग में तो यही चल रहा था कि ये जो जज साहिबा हैं ये जरूर इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये इनका पति है। लेकिन जज साहिबा एक काफी ईमानदार महिला थी, वो कोर्ट के सारे नियमों का पालन करती थी और कोई भी सजा सुनाना हो तो कोर्ट के नियमों के अनुसार ही सुनाती है। और चाहे पति हो चाहे उसका कोई भी रिश्तेदार हो वो किसी को भी बख्शती नहीं थी। कई केसों में ऐसा देखा जा चुका था, इसलिए लोगों ने आज भीड़ इतना लगाया था कि आज के केस में क्या होने वाला है। फाइनली उसको उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और वो जेल में चला जाता है और उम्र कैद काटना शुरू कर देता है। कई बार वो कोशिश करता है कि अंजू से बात किया जाए, लेकिन अंजू ने उससे साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं किसी भी गुनाहगार से और किसी भी कसूरवार से बात नहीं करती हूँ। अगर तुमने कोई कसूर नहीं किया होता, कोई गुनाह नहीं किया होता तो जरूर तुमसे बात करती, लेकिन तुम एक गुनाहगार हो इसलिए तुमसे मैं बात नहीं करूंगी। और बात नहीं करती है और उसको जेल हो जाता है। जब अंजू के माता पिता को ये सारी बातें पता चलता है तो अपनी बेटी के ऊपर उनको भी फक्र होता है कि हमारी बेटी ने न्यायाधीश के तौर पर कितना अच्छा डिसीजन दिया है। शहर के लोग जितने लोग ये बातें सुनते हैं हर तरफ तालियां बजने लग जाती हैं, हर तरफ जज साहिबा का गुणगान होने लग जाता है, उनके ईमानदारी का गुणगान होता है। हर व्यक्ति ये कहने लग जाता है कि हाँ अगर जज हो तो अंजू के जैसा जज हो, और उनके डिसीजन से पूरा शहर खुश हो जाता है। दोस्तों ये है एक ईमानदार जज साहब की कहानी। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।